Very good morning all. I'm Shwetank and this is Unacademy UPSC. और आई एम प्रीटी श्योर कि आज सब लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि सर अगेन इज़राइल पैलेस्टाइन और कुछ नहीं बताना इंटरनेशनल रिलेशन में. सो बेसिकली वेन एवर इज़राइल पैलेस्टाइन हैपन्स समथिंग और एनीथिंग अबाउट दीज टू कंट्रीज, उस समय दुनिया में और कुछ नहीं होता, सब कुछ थम जाता है. और ये प्रॉब्लम ही ऐसी है. ठीक है, जैसे हम कश्मीर की क्राइसिस को देखते हैं ना, वो कश्मीर की क्राइसिस को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो ना, तो फिर वो सिचुएशन आती है जो इज़राइल पैलेस्टाइन में होती है. एंड दैट इज़ समथिंग वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल. और आज का जो एक पर्सपेक्टिव है जो हमें समझना है इस पूरी इशू को देके, वो ये है कि इंडिया का स्टैंड क्या है इस पूरे इशू को लेकर. ठीक है, इंडिया का स्टैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझने के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो मेक श्योर कि पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे. ठीक है, पूरी मिडिल ईस्टर्न इशूज़ पे, क्राइसिस पे इंडिया का क्या स्टैंड है, विल बी डिस्कसिंग इन फार डिटेल देन एनी अदर क्लासेस. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं कि क्या हुआ, क्या न्यूज़ आई. तो न्यूज़ ये आई कि जी इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, उनको इन्वाइट किया गया एक मीटिंग में. एंड दिस मीटिंग वॉज फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, और सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कई बार, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है टू लुक इनटू द इश्यूज़ कि कहीं भी अगर ऐसा कुछ हो जिससे कि वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी फैल सकती है, तो उसको रिजॉल्व करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है. ठीक है, अब इसलिए भाई इजराइल पैलेस्टाइन का इशू हुआ, लगा कि इशू कहीं क्राइसिस बड़ी ना हो जाए, तो यूएनएससी ने एक मीटिंग कॉल की. अब संडे को ये मीटिंग कॉल शुरू हुई और सबको चांस मिल रहा है. 180 कंट्रीज़ हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव देंगे. इंडिया ने भी अपना पर्सपेक्टिव दिया है. तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे कि इंडिया ने क्या पर्सपेक्टिव दिया, इंडिया ने क्या कहा, और उसके बाद क्या नई क्राइसिस शुरू हो गई. क्योंकि इंडिया और इजराइल तो अच्छे दोस्त माने जा रहे थे, अब एक कुछ और क्राइसिस आ गई, नेतन्याहू का एक ट्वीट आ गया. तो विल लुक इनटू ऑल दोज थिंग्स इन मच डिटेल. और हम साथ ही साथ 1947 से इंडिया का अभी तक का क्या स्टैंड रहा है, एवरीथिंग विल गो थ्रू इन टूडेज क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट्स ऑल्सो डिस्कस, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड अबाउट इट. नीचे एक लिंक है unacademy_shwetank, उस पर जुड़े इफ यू वांट टू अटेंड द क्लासेस फॉर हिस्ट्री ऑल्सो. देखें, लेट्स ऑल्सो डिस्कस अ बिट अबाउट अनअकैडमी, बिकॉज अल्टीमेटली अनअकैडमी हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस तरह से इंटरैक्ट कर पाने की. सो देखो यार, सीधी सी बात है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, मेक श्योर यूज द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर योर ओवरआर्किंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. ठीक है, ऐप डाउनलोड करना है, फ्री क्लासेस अटेंड करो. अगर फ्री क्लासेस से बेनिफिट होता है तो उसके बाद कोड यूज करोगे SPYT और सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी का. प्लस आइकॉनिक वॉट एवर सूट्स यू बेटर, आप उस सब्सक्रिप्शन को जा सकते हैं. आपको बेनिफिट अभी ये मिलेगा इमीडिएटली कि अगर आप 26 मई से पहले सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको एडेड बेनिफिट मिलेंगे. डिस्काउंट जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं. उसके साथ साथ आपको 10,000 रुपये की बुक्स अलग से भेज दी जाएंगी घर पे. ठीक है, 3 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा. और वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इसलिए कंफ्यूज हैं कि सर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट है, EMI नहीं मिल पा रही, हम महीने महीने करके पैसे दे देंगे, भाई आपके लिए अनअकैडमी लोन वाला सिस्टम ले आई है. सो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट 0% EMI पे आपको बस करना है, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कर देनी है. 6 पॉइंट्स भरने हैं. अनअकैडमी आपको कॉल करेगा, 2 घंटे के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. ठीक है, और कोड यूज़ करना है SPYT सब जगह पर. चलो, जो बैचेस हैं जो स्टार्ट हो गई हैं, तो मेक श्योर इन बैचेस को ज्वाइन करें. एक बार आप सब्सक्राइब कर लें. इंटरव्यू स्टेज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ करें फ्री टेस्ट के लिए. ठीक है, फ्री टेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को सब्सक्राइब करें और टेस्ट देते रहें, सबसे बेनिफिशियल वही है. चलिए, इंडिया एट सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया ने क्या कहा, तो अब देखें क्या हुआ. ये जो मीटिंग थी संडे को कॉल की गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग. ठीक है, ऑब्वियसली कोविड के कारण वर्चुअल मीटिंग हुई और उसमें इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक तरीके से इंडिया के एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशन, TS तिरुमूर्ति. ठीक है, उन्होंने इंडिया का पर्सपेक्टिव रखा और इन्होंने इंडिया की तरफ से क्या कहा. अब देखिए, इंडिया की तरफ से इन्होंने ये कहा कि इंडिया चाहता ये है दैट ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुई गई है, ठीक है, चाहे गाजा के अटैक इजराइल के शहरों पे हों या फिर इजरायली फाइटर जेट्स, ठीक है, IDF जिसको हम कहते हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उनके फाइटर जेट्स गाजा शहर पे बॉम्ब गिरा रहे हो, इससे जो एक तरीके से जो सिविलियंस को चोट पहुंच रही है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो खत्म हो जाए. ठीक है, और इसके लिए इंडिया दोनों साइड से ये कह रहा है कि आप प्लीज एक्शन लीजिए कि ये चीजें खत्म हो जाएं. अच्छा, अब इससे 3 और क्वेश्चंस खड़े हो गए, क्योंकि सब लोग ये कहने लगे भाई इंडिया स्टैंड क्यों नहीं ले रहा. एक तरफ से इंडिया का स्टैंड, ये इंडिया टुडे की हेडलाइन थी, इजराइल एंड पैलेस्टाइन, इंडिया स्टैंड इज नो स्टैंड. ठीक है, कि इंडिया कोई स्टैंड नहीं लेगा, यही इंडिया का स्टैंड है.
तो अब ये इंडिया क्यों कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई पिछले कुछ दिनों में इंडिया और इजराइल के रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे रहे हैं. Okay, there are always examples that Netanyahu and Prime Minister Modi are on like personal terms, very good friends. Then what's the issue then? The issue is very simple, that the stated policy of government of India is very different than what government of India in current last 5, 6, 7, 8 years have been following. ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि क्या रीजन हो सकता है. कई लोगों ने कहा कि कहीं इंडिया जो है वो इस बात से स्ट्रेस तो नहीं है कि भाई अगर हम, क्योंकि 1947 के बाद से इंडिया ने पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया बहुत दिनों तक, हमेशा से. अब उसके कारण आप देखते हैं कि यासिर अराफात वाज अ एडमायर्ड कैरेक्टर इन इंडिया. ठीक है, 1960s 70s आप देख रहे होंगे कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो चल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का, दैट इज़ फ्रॉम 1977 when he was the considered the right wing of India, and right wing of India was also saying कि भाई ये अरबों की ज़मीन है और इस पे इसराइलियों ने कब्जा किया है, वो वापस करनी पड़ेगी. सो इंडिया का राइट, लेफ्ट विंग तो था ही, राइट विंग भी जो है वो भी अगर इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा था. ठीक है, देन व्हाट हैज़ हैपेंड. तो भाई इंडिया हिस्टोरिकली जो है वो थोड़ा सा पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ झुका हुआ था. इसका रीज़न क्या है वो मैं भी आपको समझा देता हूँ. वो 1920s से ही आ रहा है. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी अगर इंडिया अगर पैलेस्टीनियंस का साइड ले ले आज की डेट में, तो एक खतरा ये हो सकता है कि भाई यूएस और इजराइल से इंडिया ने जो अच्छे डील साइन किए हैं, इंडिया ने अच्छे रिलेशंस डेवलप किए हैं, वो रिलेशंस अब खराब हो सकते हैं. What will happen to all the deals which we have signed with the United States और Israel? इतने सारे जो रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम हमने प्रोक्योर किए हैं इसराइल से, उनका क्या होगा अगर इसराइल उनको सपोर्ट करना बंद कर दे? सो दैट कुड बी वन रीजन. अनदर रीजन इज कि भाई इंडिया जो है वो कैसा कहा जा रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स के इशू में पड़ना ही नहीं चाहते. तो क्या ये सही है? ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए लगता है क्योंकि देखिए इंडिया एक प्रैग्मेटिक कंट्री है, और कभी भी कोई प्रैग्मेटिक कंट्री जो अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा परफॉर्मर मानते हैं, एक ग्लोबल फोरा पे अपने आप को खड़ा देखना चाहते हैं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि समवेयर समथिंग इज हैपनिंग व्हिच कैन इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट. सो दैट विल नेवर हैपन. और जो थर्ड पॉइंट ये कहा जा रहा है कि इंडिया कंफ्यूज है. सो कंफ्यूजन की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि कहा यह गया कि भाई इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू वर्क आउट इट्स वे थ्रू सॉफ्ट डिप्लोमेसी, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी करने का ज़माना ख़त्म हो गया है. अब सऊदी अरेबिया भी जब कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, सऊदी अरेबिया ने भी अभी खुले वर्ड्स में पैलेस्टाइन को उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया है जैसे आज से 5 साल पहले सऊदी अरेबिया करता था, तो इंडिया कैसे स्टैंड ले सकता है? द ओनली कंट्रीज विच हैव आउटराइटली सपोर्टेड पैलेस्टाइन राइट नाउ आर टर्की, ईरान, टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान. ओके, अब ईरान और पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से भाई देखो ये तो पराया कंट्रीज हैं. ठीक है, ये पराया कंट्रीज हैं, और इनके अलावा टर्की की भी कहानी अलग ही चल रही है क्योंकि अर्दोगान हैज़ बीन काइंड ऑफ कंसिडर्ड अ डिक्टेटर बाय ऑल द वर्ल्ड लीडर्स. सो इन सच अ सिनेरियो अब इंडिया इजराइल का साथ छोड़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज है. लेकिन भाई इजराइल का साथ देने में तब क्या दिक्कत है? भाई अगर छोड़ना नहीं है तो पूरी तरह से साथ दे दो. उसका रीज़न मैं आपको भी समझाता हूँ. खैर पहले आप ये समझ लीजिए जिसके कारण रोज़ दिन भर आप न्यूज़ में ये देख रहे थे कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया. ठीक है, अब मे बी 240 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन थी, तो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इंस्टेड ऑफ नेमिंग कंट्रीज़ उन्होंने सारी कंट्रीज़ का फ्लैग लगा दिया जिनके वो थैंकफुल हैं कि भाई इजराइल का उन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया. इसमें उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिखा, इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, और इससे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस परेशान दुखी हो गए कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू अच्छे टर्म्स माने जाते थे इंडियन गवर्नमेंट से राइट नाउ, बट स्टिल ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग. नाउ व्हाई ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग? व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम यू सी बेंजामिन नेतन्याहू इज लुक्ड वेरी क्लोज to Indian government or to the present dispensation, but he hasn't stated India's name as a supporter of Israel. Why? तो वो समझते हैं. देखिए थोड़ी सी इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. पहले 1947 में ये वो प्लान है जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से निकाला है मैप. ये ना इसलिए आपको राइट हैंड साइड में हल्का सा क्या कहते हैं हिब्रू में भी चीज़ें लिखी दिख रही हैं. विले दी जेरूसलम इतैफ ज़ुईफ. ठीक है, ये हिब्रू में लिखी चीज़ें हैं. खैर जो इंग्लिश में लिखा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ के समझ लेते हैं. ये वो डिवीजन है जो यूनाइटेड नेशन ने किया था
कि भाई एक काम करते हैं, इजराइल में जो लोग आए हैं, जो जूज हैं, उनको इजराइल का 55% एरिया दे देते हैं। जो अरब्स हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, पैलेस्टीनियन लोग, उनको बचाओ 44% एरिया हम पूरे की पूरी पैलेस्टाइन की ज़मीन का दे देते हैं, और 1% एरिया जो है उसको जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर देंगे। अब देखिए, आप कहेंगे अच्छा ये प्लान तो हमने बहुत सुना है सर, लेकिन बात ये प्लान सुनने की नहीं है, बात ये कि प्लान बनाया किसने? यूनाइटेड नेशन भी तो भाई, उसमें भी तो कोई पार्टी होगी ना, उन्होंने ये प्लान बनाया होगा। तो थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। अब देखिए, क्या ये प्लान तो मेरे ख्याल से, ये मैप तो आजकल सबने देख लिया है, ये मैप तो मेरे ख्याल से सबने देख लिया होगा अब तक कि पैलेस्टीनियन से लैंड कैसे जीती है, सॉरी कैसे हारी है, और इजराइलीज ने कैसे उनकी ज़मीनें कब्जा की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम था UNSCOP। अब ये क्या भला है? 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमिटी ऑन पैलेस्टाइन, बिकॉज बैक देन देयर वाज नो इजराइल। इस कमिटी में 11 मेंबर्स थे, इनको न्यूट्रल कंट्रीज मानते हुए रखा गया इस ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें थी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, ग्वाटेमाला, इंडिया, ईरान, नीदरलैंड, पेरू, स्वीडन, उरुग्वे और यूगोस्लाविया। अब इसमें आप एक अपनी वाली कंट्री का नाम भी देख रहे हैं, इंडिया। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बताया गया कि देखिए पैलेस्टाइन जो है वो ब्रिटिश मैंडेट में है 1917 से। अब ये 11 लोगों की कमिटी मिलकर डिसाइड करेगी कि करना क्या है, इस जमीन का किस तरीके से डिवाइड करना है, या क्या एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, अब इस कमिटी की फाइंडिंग ये कहती है कि मेजॉरिटी ने यह कहा कि इस कमिटी की फाइंडिंग में कि भाई 55% एरिया जो है वो जायनिस्ट ग्रुप को, जो ज्यूज के लिए कंट्री बनाना चाहते हैं, उनको दे दिया जाए। 44% एरिया जो है वो पैलेस्टीनियंस को दे दिया जाए, और 1% एरिया इंटरनेशनल सिटी बना दी जाए। लेकिन जब ये फाइंडिंग्स आई तो ऐसा नहीं था कि 11 मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर्क उन्होंने कंसेंसस से डिसीजन लिया हो। ये डिसीजन कंसेंसस से नहीं आया था, ये डिसीजन आया था मेजॉरिटी से। और वो कंट्रीज 11 में से वो कंट्रीज जिन्होंने इसका अपोज किया था, वो कौन कौन सी थी? वो कंट्रीज थी ईरान, इंडिया और यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया, इंडिया और ईरान, ये 3 कंट्रीज थी जिन्होंने अपोज किया। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया और यूगोस्लाविया दोनों ही उस समय एक नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करना शुरू कर चुके थे, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन। बट स्टिल, अब आप पूछेंगे कि ये इंडिया ने तब क्यों अपोज किया? इंडिया ने अपोज इसलिए किया था क्योंकि इंडिया और अरेबियन कंट्रीज के रिलेशंस, और खासकर पैलेस्टाइन के इशू को लेकर 1920 से ही अच्छे बने हुए थे। ठीक है, आपको याद होगा कि हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ था, और खिलाफत मूवमेंट के टाइम से ही, ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी अच्छी हो गई थी अरेबी लोगों के बीच में, अरेबियन ओरिजिन के लोगों के बीच में और इंडियंस के बीच में। ठीक है, और इसको देखते हुए ये प्लान ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि वो पैलेस्टीनियंस की जो ज़मीन है वो जूइश हाथों में जाने को सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, खैर क्योंकि कमिटी का मेजॉरिटी डिसीजन था, इसलिए इंडिया ने उस डिसीजन को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, और इंडिया ने भी कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिर एक मेजॉरिटी से एक एक्ट इनैक्ट किया, रेजोल्यूशन 181, जो कि नवंबर 29, 1947 को इनैक्ट हुआ। और इसी में यह बोला गया कि भाई इजराइल, ये पैलेस्टीनियन ज़मीन जो है इसको 3 पार्टों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा ज्यू लॉबी को, 44% एरिया पैलेस्टीनियन लॉबी को, और 1% विल बी फॉर द जेरूसलम विच विल बी द इंटरनेशनल न्यूट्रल सिटी, क्योंकि वहां तीनों अब्राहमिकल रिलीजन के रिलेटेड कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्पॉट्स हैं। ठीक है, सो इंडिया हैज ऑलरेडी वेंट अ स्टेप फर्दर देन इंडिया की जो स्टेटेड पोजीशन थी, दैट इज एक्चुअली कि पैलेस्टीनियंस की पूरी जमीन उनको वापस कर दी जाए। एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट एवरीवन सीज थ्रू आउट 1950s, 60s, 70s एंड 80s। इंडिया हैज मेंटेन्ड कि पैलेस्टीनियंस की ज़मीन उनको कहीं ना कहीं से वापस मिलनी चाहिए। 1947 के बाद से इंडिया ने कहा कि भाई एटलीस्ट जो यूएन का रेजोल्यूशन है 181 उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। एंड दैट इज द रीज़न कि जब वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, और ये अभी लेटेस्ट फिगर्स हैं, लेटेस्ट मैप है, और आप देख रहे हैं कि गाजा कितना छोटा सा है और वेस्ट बैंक कितना छोटा सा, और बाकी पूरा एरिया इजराइल के पास चला गया। इसको देखते हुए दैट इज द रीजन कि इंडिया अभी भी व्हेन जब हमारे इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे रिलेशन है, तब भी हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से इजराइल से सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, वो पैलेस्टीनियन सपोर्ट का है,
और बहुत ही ज़्यादा पैलेस्टीनियन सपोर्ट। मतलब आप इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको और दे सकता हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आप ऐसे समझ लें कि 1982 में PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और उस समय यूरोप के जो कंट्रीज थे लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और इजराइल ने 1982 में PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था और इंडिया ने PLO को इंडिया में एम्बेसी बनाने की परमिशन दे दी थी। ठीक है, 1992 तक इंडिया और इजराइल के रिलेशंस नहीं थे। तो इसीलिए अभी भी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि स्विचिंग टू द इजरायली साइड विल बी टू हार्श स्टैंड्स टू टेक एट वंस, एंड दैट इज द रीजन इंडिया ने ये स्टैंड लिया है कि अभी भी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टाइन के इश्यूज में। अब याद रखें कि इंडियन डिप्लोमेसी हमेशा ऐसे ही काम करती है। अगर आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी इशू देखें, सो अनलेस एंड अनटिल it was found out कि North Korean scientists were in direct relation with the Pakistani scientists when it came to nuclear power, तब तक इंडिया ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को भी हमेशा इक्वल स्टैंड पे उनसे रिलेशन मेंटेन किए। साउथ कोरिया के साथ इंडिया के रिलेशन ज़्यादा अच्छे सिर्फ तभी हुए जब एक बात ये क्लियर हो गई कि नॉर्थ कोरिया इज गेटिंग वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि जहां भी बाइलैटरल क्राइसिस हो उसमें आप किसी एक साइड को एक्सेसिवली सपोर्ट ना करें, व्हाटसोएवर बी द कंडीशन। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स आर स्टिल फॉलोइंग, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इंडिया ने अभी भी इजराइल को आउटराइटली सपोर्ट नहीं किया है। ओके, और दोनों साइड से यही कहा जा रहा है कि इशू को, क्राइसिस को खत्म कर दें और जैसी पुरानी सिचुएशन थी उस पर वापस ले आएं। ओके, सो आई थिंक आपको बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे इस क्लास से, रीजनिंग मिल गई होगी कि क्या एक्चुअली हुआ कि नेतन्याहू के ट्वीट में इंडिया का फ्लैग नहीं लगा था। इसके बाद इफ यू नीड एनी अदर हेल्प, एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग इंडिया इजराइल और एनी अदर क्वेरी, यू कैन गेट कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम अकाउंट। या चलिए, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू दैट जो सब्सक्रिप्शन वाली डेट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया है। नीचे 12th ऑफ मई लिखा हुआ है, 12th ऑफ मई अब 26th ऑफ मई है। ओके, और 26th ऑफ मई का होने का मतलब ये है कि 26 मई तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, सो आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपके ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन पे, और रेफरल के कारण 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। यानी एक साल की ओवरऑल फी GS प्लस ऑप्शनल विल बी 57,500 रुपीज। तो मेक श्योर कि प्रीलिम्स की डेट आगे चली गई है थोड़ी सी, तो उसका फायदा उठाएं, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें और वापस से क्लासें अटेंड करना शुरू करें। ओके, अनअकैडमी आपकी प्रॉब्लम समझता है और इसीलिए डेट को बढ़ा के 12 मई से 26 मई की गई है। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, सब्सक्रिप्शन लें एंड वर्क हार्ड टू गेट सेलेक्टेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।